गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार से पुनः 8 बजे मैं अपनी मिशन लक्ष्य सीरीज का अगला सेट पेपर लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। 30 बेहतरीन प्रश्न जीएस के, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे मैंने नाम भी दिया है मिशन लक्ष्य सीरीज, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी। टारगेट तो मेरा उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ संकलन है। बढ़ते हैं इस सीरीज के आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ठीक, 1935, 1939, 1940, 1937। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग खटाखट आंसर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा लाया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। ठीक, एक चीज़ ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आपके वर्तमान संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भी इसी का है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें पहली बार भारतीय राज्यों को आपस में मिलाकर एक संघ स्थापित करने की बात कही गई थी। और इन राज्यों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए भी इसके साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है? आपका संघ का न्यायालय है, ठीक है, देश का न्यायालय है। ठीक, तो राज्यों के मध्य आपसी विवाद वहीं पे जाएंगे। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी और इसे वर्ष 1937 में स्थापित किया गया था। और ये किसके अधीन था? ये भी किसी के अधीन था, लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल। ठीक, 2-3 प्रश्न कल मैं देखा था तो कई बार ये आ चुके हैं। तो इसमें से आज मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। एक ये है, एक आपको आगे मिलेगा। ठीक, वर्ष 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1937। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन। ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, खटाखट आंसर दीजिए, बहुत तेज़ी से। आप हमसे भी पहले आंसर देने का प्रयास करिए, लेकिन समझ के पहले, बिना समझे नहीं। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? केरला, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादन में आप देखिए, जूट उत्पादन में जूट एक पौधा है जिससे आपके बोरे बनते हैं, ठीक, आपके पायदान बनते हैं, आपके बैग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। और ये जूट का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आपका करता है बांग्लादेश, उसके बाद आपका भारत है, और भारत में जो प्लेस है इसी से सटा हुआ आपका राज्य पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में अगर आप ध्यान देंगे तो हुगली नदी में इसके जो है पौधों को आपको भिगोया जाता है, और वहाँ पे जो भी हुगली नदी के किनारे गांव हैं उन सभी गांव में लगभग जूट का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन एक यंत्र से है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला एक सिलेंडर होता है। ठीक, एक यंत्र है जिसके हेड पर एक फनल है और जिसमें मापने वाला क्या रहता है? सिलेंडर। उस यंत्र को क्या कहते हैं? और वो मापता क्या है? वर्षा को मापता है। तो इसका नाम देखिए, रेन गेज है, पायरोनोमीटर दिया गया है, रेन मीटर दिया गया है, एनीमोमीटर दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर है, वर्षा को मापने वाला यंत्र आपका कौन सा है? रेन गेज। मिशन सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर
आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। किसके नहीं होगा, किसने, ये किसने होगा, किसने, ये आपका किसने होगा, किसने आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया। ठीक, हेनरी मोजले, दिमित्री मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड, जोहान डोबेराइनर। ठीक, तो हमारे रासायनिक दृष्टिकोण से जितने भी तत्व आपके पूरे पृथ्वी पर हैं उनको हमने एक टेबल में सजा के रखा है, और उन टेबल के लिए जो नियम बनाए हैं उन नियमों में जिसको आधार बनाया गया है वो आधार बनाया गया है जो हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं, जिस आधार पे वो आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। और ऐसा करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है कि ऐसा इन्होंने कौन किया है, तो उनका नाम जो है दिमित्री मेंडलीफ है। और हम लोग इनके द्वारा जो हम लोगों ने आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, हम लोग उस सारणी को पढ़ते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी। इन्होंने पूरे तत्वों को 7 आवर्तों में बांट रखा है। किस आधार पे, परमाणु क्रमांक। मेंडलीफ आवर्त सारणी नाम से हम इन सारे तत्वों को पढ़ते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सारे तत्व जितने पृथ्वी पर हैं उनको हम जिस सारणी में रखे हैं विशेष गुणों के आधार पे, जिनमें आधार है आपका परमाणु क्रमांक, और वो सारणी आपकी कहलाती है मेंडलीफ आवर्त सारणी। ठीक, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडलीफ। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, बहुत तेजी से एक बार ये फैला था। ठीक है, H1N1 विषाणु, इबोला विषाणु, अलर्क विषाणु, रेबीज, मारबर्ग विषाणु। ठीक, तो ये बीमारी जिस वायरस से फैली है उसका नाम पूछा है। बीमारी का नाम क्या है, स्वाइन फ्लू। और ये कौन सी बीमारी है, किस तंत्र से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र से। ठीक, श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है, और ये फैलती है किससे, H1N1 विषाणु से। ठीक, और इसमें संक्रमण जो सबसे पहले आपका देखा गया था किसमें, सुअर में, और धीरे धीरे ये मनुष्यों में भी बहुत तेज़ी से फैला और इसके नाम दिया गया स्वाइन फ्लू। और ये वायरस जो था वो आपका कौन सा था, H1N1 विषाणु। तो स्वाइन फ्लू का जो कारक विषाणु है वो कौन है, H1N1 विषाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। गैस्ट्रोनियमस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। कुहनी, अंगुलियां, गर्दन, निचली टांग। एक मांसपेशी मसल्स का नाम दिया गया है गैस्ट्रोनिमियस मसल, जो पूछा गया है कि किस जगह पर स्थित होती है। ठीक, हमारे बॉडी में 2 प्रकार की मसल्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक को हम लोग रेखित पेशियां बोलते हैं, ठीक है, स्टेटर मसल बोलते हैं। दूसरे को हम लोग अरेखित नॉन स्टेटर मसल बोलते हैं। इनमें से जो हमारे हाथ और पैरों में जो मसल्स होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेखित पेशियां, और ये आपके मुख्य रूप से हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। और ये गैस्ट्रोनिमस जो है मांसपेशी जो आपकी पाई जाती है टांग में, निचली टांग। निचली टांग मतलब होता है घुटनों के नीचे, तो ये घुटनों के नीचे आपके पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशी है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 1912 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। अब्राहम आर्टेलियस, अल्फ्रेड वेगेनर, आर्थर होम्स, थॉमस एडिसन। इन चारों में से आपसे ये पूछा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, मैंने एक दिन इसी सीरीज में एक क्वेश्चन लाया था, मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि पेंजिया नामक प्राचीन भूखंड पहले पृथ्वी एक भूखंड में थी जिसका नाम था पेंजिया, और इस भूखंड से 2 भूखंड बने थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये 2 भूखंड बने थे, टेथिस सागर पे प्रश्न था, हाँ, गोंडवाना लैंड बने थे। और इन्हीं दोनों भूखंडों से ही वर्तमान के 7 महाद्वीप जो आपके हैं, 7 महाद्वीप, उनका निर्माण हुआ है। तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसलिए इस थ्योरी को जो दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। और इसको देने वाले 1912 में थे कौन, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने ही महाद्वीपों के उत्पत्ति के बारे में बताया था, जिसे ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। और ये धारणा अभी तक बनी हुई है और इसके अगेंस्ट में कोई बहुत मजबूत अवधारणा नहीं निकल करके आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? ठीक, बहुत दिनों से चला आ रहा है ये। ठीक, यूनेस्को, नासा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन। अब इन चारों में से आपको बताना है कि आपको कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है। तो ये प्रोग्राम है आपका जो किस संस्था का? यूनेस्को का, जो इसने वर्ष 1971 में लॉन्च किया था, वर्ष 1971 में लॉन्च किया था। और ये मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का एक प्रोग्राम था। मनुष्य, मानव एवं जैव मंडल, या आप इसको कह सकते हैं प्रकृति के बीच संबंधों का प्रोग्राम था। संबंधों को अच्छा बनाए रखने का प्लान था, संबंधों का प्रोग्राम है जो आज भी चलाया जा रहा है। ठीक, यूनेस्को आप लोग जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक, तो ये जो प्रोग्राम है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये चलाया गया आपका यूनेस्को के द्वारा 1971 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। खटाखट आंसर दीजिएगा, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए, संसद पूरे भारत के या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक, मतलब संसद की लिमिट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि संसद के रेंज में है कि नहीं ये चीज़ें। नंबर 2, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। ठीक, संसद के ये नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। अब इसमें से छांटना है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून इन दोनों में मैच करते हैं, इन दोनों से मेल खाते हैं कि नहीं। ए, पहला ऑप्शन है ए और बी में से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है केवल ए, तीसरा ऑप्शन है केवल बी, चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, ये दोनों चीज़ें सही हैं। संसद पूरे भारत के या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्तियों पर भी लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीतरी स्तंभलेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं। जो शासक ... से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। ठीक, तो ये आपका एक स्तंभ शिलालेख, एक शिलालेख पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख पूछ रहा है और वो किस शासक से संबंधित है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भीतरी स्तंभलेख आपका कहाँ पे है? ये आपका सैदपुर, ये आपका सैदपुर कहाँ पर है? गाजीपुर। और ये आपका स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक शिलालेख है जो गुप्त काल से संबंधित है और इनमें से जो जिस शासक से संबंधित है वो आपका है स्कंदगुप्त। और यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आपके अभिलेख किसके शासनकाल के मिले हैं? कुमारगुप्त के। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सामान्य प्रश्न है, खटाखट आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन सही करता है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय। ठीक, ये दोनों तो अपने आप कट जाएंगे, इनका चुनाव से कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप एक रटिएगा, सिर्फ राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो आपका स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है, स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब हुआ पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव ये करवाता है। बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो आपके भारत में भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इत्यादि इन सभी नामों से जाने जाते हैं, उसके द्वारा कराए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत निर्वाचन आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अल्बुकर्क ने गोवा को ... से अधिग्रहित किया था। किससे गोवा को इसने लिया था? अल्बुकर्क ने, जो है पुर्तगाली गवर्नर, ठीक,
बीजापुर के सुल्तान अंग्रेजों, हैदराबाद के नवाब कृष्णदेव राय। ठीक, तो ये पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक, तो इसने जो है गोवा को किससे लिया था? गोवा को इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से जो है छीना था, उसको हरा करके। इसका राइट आंसर है बीजापुर और शासक है आपका कौन सा? आदिल शाह। ठीक, और बाद में जो है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी भी बना था और इसका प्रभाव आज तक गोवा में पुर्तगालियों का बना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर के सुल्तान। खटाखट आंसर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अपील, देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। काफ़ी प्रश्न मुझे कल दिखे थे, इसलिए मैं इन 2 प्रश्न को लेकर के आया हूँ आपके सामने। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ठीक, भारत का संघीय न्यायालय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक, अब देखिए पहले इस प्रश्न को समझिए। जैसे वर्तमान न्यायिक व्यवस्था दूसरी है, लेकिन जो पहले जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें 1935 में एक कॉन्सेप्ट आया आपका संघीय न्यायालय का, 1937 में स्थापित किया गया। लेकिन इस संघीय न्यायालय को सबसे ऊपर नहीं रखा गया। इस संघीय न्यायालय को भी, इसके निर्णय को भी चैलेंज किया जा सकता था, ये प्रश्न है। ठीक, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को, मतलब अपील आप सबसे हाईएस्ट लेवल पे कहाँ कर सकते हैं? ठीक, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय की अपील जहाँ पे होती थी और उस स्थान का नाम पूछा है और उसने ही रिप्लेस किया बाद में किसको, उसको ही रिप्लेस किया बाद में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और वो प्लेस आपका कौन सा था? लंदन में स्थित ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक, यहाँ पर हाईएस्ट अपील होती थी, लेकिन इसको रिप्लेस किया आपके किसने? उच्चतम न्यायालय ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय ने रिप्लेस किया किसको? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? ठीक, 2, 1, 0, 3। ठीक, तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा ये लगाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360, किसके द्वारा? अनुच्छेद 360। परसों शायद मेरी क्लास में मुझे अनुच्छेद 356 के स्थान पे 256 निकल गया था, तो इन सब चीज़ों को कभी माइंड न करिएगा, बहुत छोटी चीज़ें हैं, स्किप कर जाती हैं कभी कभी। तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के द्वारा इसको लगाया जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था में संकट आता है। देश की अर्थव्यवस्था में संकट के फलस्वरूप इसको लगा सकते हैं, संकट के फलस्वरूप इसको लगा सकते हैं। और ये अभी तक कितनी बार लगा है ये पूछा गया है? 2, 1, 0, 3 बार। अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 0। अभी तक हमने इस तरह के आपातकाल को नहीं लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए आप सभी लोग। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? पीला लेवल एटीएम, भूरा लेवल एटीएम, हरा लेवल एटीएम, सफ़ेद लेवल एटीएम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। पहला देखिए लाइन, देखिए क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ऐसी फाइनेंशियल कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो आपको बैंकिंग की सुविधा न दें, बैंकिंग सुविधा मतलब जमा निकासी ये सब सुविधा न दें, बाकी काम कर सकती हैं, उन्हें कहा जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। अब इनसे कहा जा रहा है इसके आगे क्या? द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं, मतलब कौन सी सेवा दे रही हैं? एटीएम सेवा दे रही हैं। और उसमें निवेश कितना % हो रहा है? 100% हो रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। ठीक, अब उस एटीएम सेवाओं के कई प्रकार हैं। जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के एटीएम हैं, पीला लेवल, भूरा लेवल, हरा लेवल, सफ़ेद लेवल। ठीक है, कलर से आप पहचान सकते हैं। तो ऐसी जो एटीएम सेवा है आपको अपने शहरों में दिखेगी, उस वाइट कलर की, उसे कहा जाता है सफ़ेद लेवल एटीएम। ठीक, सफ़ेद। और इसमें आपको एक कंपनी मिलेगी हिटैची,
और इस कंपनी के एटीएम आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक। लेकिन ये सिर्फ आपका क्या है, एटीएम की सुविधा प्रदान करती है, एटीएम की सुविधा प्रदान करेगी। अगर आप सोचेंगे कि हम चले जाएं इस बैंक में, तो ये बैंक नहीं है, लेकिन आपको बैंक वाला काम दे रही है, एटीएम की सुविधा दे रही है। ऐसे एटीएम को वाइट लेबल एटीएम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, ठीक। जनसंख्या विस्फोट किस ईयर को कहा जाता है, 1921 से 51, 1901 से 1921, 1981 से 2011, 1951 से 1981, ठीक। तो इसमें 3 दशकों का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट किस ईयर को माना गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जो वृद्धि हुई थी, तो आपका जो समय है वो आपका है 1921 से 1951 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन। अब देखिए एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है मानव जाति के अधिकारों से, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज, ऐसी कोई घोषणा जो बाद में एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न करे, जो बाद में एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न करे, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जो है चेंजिंग होने की आशंका हो, उस चीज़ को मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसमें देखिए आपको मानव जाति का है, मानव जाति का है तो आप दिमाग लगा सकते हैं पक्का ये किससे होगा, मानवाधिकार से रिलेटेड होगा। किससे होगा, मानवाधिकार से रिलेटेड होगा। और इस मैग्ना कार्टा को नाम दिया जाता है किसका, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1948 में जारी किया गया था। और ये एडवाइजरी थी, ये एक अपील थी, जिसको कई देशों ने, कई संगठनों ने अपने अपने यहाँ घोषणा पत्रों में, मानवाधिकारों से संबंधित घोषणा पत्रों में शामिल किया है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा मानव जाति के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोष की संघवाद का संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। आज के प्रश्न थोड़ा सा आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से 50% से ज़्यादा प्रीवियस ईयर हैं, ठीक। नीति आयोग, माल और सेवा कर परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। देखिए पहली बात तो देखिए संस्था कौन सी है, संवैधानिक संस्था है वो। भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील मतलब राजकोष का संतुलन। देखिए इसका सारांश मैं आपको बता दे रहा हूँ। राजकोष का संतुलन किस संवैधानिक संस्था से बनाए रखा जाता है, ये प्रश्न है। अब आप इसको आंसर दीजिए। नीति आयोग, माल और सेवा कर परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग। तो हमारे यहाँ जो आयोग है कौन सा, नीति आयोग, इसे राजकोष का बैलेंसिंग व्हील बोला जाता है। और यही आपके राजकोष के संतुलन को बनाए रखने के लिए नीतियाँ जारी करता है, ठीक है। और ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए आपको बहुत प्रकार की नीतियाँ बनाता है, जिससे राजकोष में बैलेंस बना रहे। और इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी सन 2015 से। और इसने जो स्थान लिया वो किसका, ये काम करता है कौन आपका, ठीक। माफ़ कीजिएगा, ये आंसर सही नहीं है, ठीक। ये आपका आंसर सही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूंगा। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है, ठीक। राजकोष से रिलेटेड है, नीचे वाला मैंने ऑप्शन नहीं देखा था। राजकोष का संतुलन है, ठीक। तो हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद, एक क्वेश्चन में लेके आया था, अनुच्छेद 280। तो केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्तीय व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए,
वित्तीय व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने बना रखा है कौन सा वित्त आयोग। ठीक, कि हमारे यहाँ जो आपके कर हैं, जो टैक्स हैं, वो जो जनता के द्वारा डिपॉजिट होते हैं, उनमें बंटवारा राज्य और संघ और राज्यों के बीच में कैसा हो, बैलेंस बना रहे। ठीक है, किसका? राजकोष का। ठीक, तो उस संतुलन चक्र को हम लोग जिस संस्था के द्वारा करते हैं वो आपका क्या है? वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, संघवाद, ये चीज देखिए, संघवाद मतलब है कि हमारी ये संघीय स्वरूप बना रहे, हमारा एक संघीय स्वरूप भी बना रहे, हमारा राजकोष भी मेंटेन रहे, इसके लिए हमने फाइनेंशियल कमीशन बना रखा है, वित्त आयोग। और वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक, तो कभी कभी दिमाग स्किप कर जाता है, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको आंसर आपको हमेशा सही मिलेगा। ठीक, बाकी ह्यूमन बिहेवियर है, कभी कभी चीज़ें स्किप कर जाती हैं। ठीक, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? ठीक, हमने जो है जल संरक्षण, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन एवं मैनेजमेंट पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया था? तो इसका ईयर पूछा है कि हम लोगों ने संसदीय मंच के रूप में इसके बारे में सोचना कब शुरू किया? तो वर्ष 2005 में हमने जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर पहली बार एक संसदीय मंच का आयोजन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। देखिए, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत टैक्स लिया जाता है? ठीक, जीएसटी के तहत कौन कौन सी चीज़ें इनमें से टैक्सेबल हैं, टैक्स लिया जाता है? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, दूसरा है शराब, तीसरा है पेट्रोल और चौथा है सोने के आभूषण। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी के हमारे रेट्स हैं, उन रेट्स में सभी बाहर है। ठीक, इनमें से आपका जो सोने का आभूषण है, इस पर 3% की अलग से जीएसटी ली जाती है। कितने परसेंट? 3% जीएसटी अलग से ली जाती है। अगर मेकिंग चार्ज लगा रहा है दुकानदार, तो ये जीएसटी बढ़ करके हो जाती है कितना? 5% जीएसटी हो जाती है। बाकी ये तीनों चीज़ें अभी भी हमारे जीएसटी के दायरे से क्या हैं? बाहर हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने के आभूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डॉट क्या कहा जाता है? कोई भी बता सकता है। शॉर्टकट, टूल बार, टास्क बार, आइकॉन। इसको जो हम लोग एक इमेज के रूप में अपने जो है कंप्यूटर पे सेट रहता है, ये सारी चीज़ें, फाइल, फोल्डर वगैरह, तो उसको जो हम लोग नाम देते हैं उसे कहते हैं क्या? आइकॉन। ठीक, उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, खटाखट आंसर देते रहिएगा। पक्षी अभ्यारण्य से पूछा है आपका लाख बहोशी, बेहोशी मत पढ़िएगा, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो एक पक्षी बर्ड सेंचुरी का नाम लिया जा रहा है, पक्षी अभ्यारण्य का नाम लिया जा रहा है और पूछा जा रहा है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये आपका कहाँ पर लाख बहोशी है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में यह स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? ठीक, एक कमेटी बनाई गई है, वर्ष आपका दिया है 1998। पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति, पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह, विकल्पों में से सभी सही। ठीक, तो 1998 में हमने अपनी पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को कहा जाता है, कौन सी कमेटी? रिबेरो समिति। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है वो आपका है रिबेरो समिति, वर्ष 1998। अगला क्वेश्चन मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा का भी नाम चेंज हो गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के ... के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इतना लंबा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सारांश क्या है कि मनरेगा की जो रेंज है
वो कितने किलोमीटर तक का है और उस किलोमीटर में रहने वाले लोगों को ही मनरेगा की सुविधा प्रदान की जा सकती है। ठीक, बस इतना प्रश्न है। कितनी रेंज? 5000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इसका जो रेंज वाला आपका जो दायरा है, पैमाना है, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? किसकी खेती? सब्जियों की, फलों की, फूलों की। तो उच्च मूल्य वाली खेती को, फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इस प्रकार की हम लोग जो फसलों की खेती करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा? हॉर्टिकल्चर। क्या नाम दिया जाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के नाम से ये आपका जाना जाता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? बताइए इस प्रश्न को। दालें, रोटी एवं चावल, दूध, सब्जी। ठीक, तो इनमें से आपको एक कंप्लीट फूड चुनना है। ठीक, कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है जिसका एक का सेवन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने संपूर्ण भोजन किया है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध। ठीक, दूध और अंडा। दूध और अंडा दो ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको माना जाता है ये बैलेंस डाइट हैं। ठीक, सबसे अधिक विविधता वाला ये भोजन है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट। तो अगर शाकाहारी है तो दूध का सेवन आवश्यक है और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडों का सेवन कर सकते हैं। ठीक, मतलब जो भी खाते हो, शाकाहार मांसाहार की बात नहीं हो रही, जो भी खाते हो दोनों में से एक खाइएगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन नंबर 27, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। ठीक है, 11 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका टॉमी, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। ठीक, इस दिवस को 11 अप्रैल को हम लोग पालतू पशुओं को, जो हम अपने पशुओं को पालते हैं, उनके संस्मरण में हम इस दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। दिन है आपका कौन सा? 11 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, इसको बताइए आप लोग। धमाकेदार शादी थी ये। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक, फरवरी 2025 में मे बी 12 फरवरी। ठीक, फरवरी 2025 में पूनम गुप्ता जी की शादी हुई थी सीआरपीएफ में ही असिस्टेंट कमांडेंट से, और इनको परमिट किया गया था कि ये कहाँ पे शादी की गई थी, कहाँ पे शादी कर सकती है? राष्ट्रपति भवन में। ठीक, तो ये पहला ऐसा मामला था, पहली शादी है राष्ट्रपति भवन की, पहली शादी है राष्ट्रपति भवन की। और इनको क्यों परमिट किया द्रौपदी मुर्मू जी ने? उसका कारण क्या था? डेडिकेशन, इनका ड्यूटी के प्रति जो है डेडिकेशन को देखते हुए इनको जो है ये परमिट किया गया था। और इन्होंने आपको जो आपकी परेड हुई थी जनवरी 2025 में, जो महिला दल का नेतृत्व भी इन्होंने पूनम गुप्ता ने किया था। इस कारण इनके डेडिकेशन, इनकी ड्यूटी के प्रति इनकी जो है डिवोशन के लिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको परमिट किया था कि आप हमारे यहाँ शादी कर सकती हैं, और इनका खर्चा वगैरह भी बच गया। तो ये जो राइट आंसर है ये किस स्टेट की हैं? ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश की हैं जिन्होंने अपनी शादी राष्ट्रपति भवन में मनाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? ठीक, डेट है 15 जनवरी 2025, कहां पर समर्पित किया? ये तीनों मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई, कहां पर इन्होंने 2 नौसैनिक जहाज आईएनएस सूरत, ठीक, दूसरा आईएनएस नीलगिरी, ये 3 आपके युद्धपोत थे नीलगिरी, तीसरा आईएनएस बाघशीर। ठीक, इनको राष्ट्र को समर्पित किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और वो प्लेस कौन सा था? आपका मुंबई में इन्होंने इन तीनों को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आज का लास्ट क्वेश्चन, मिशन लक्ष्य सीरीज का लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन, ठीक, फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। ठीक, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक, किसान जो भी उत्पादन करते हैं उनका उचित दाम मिले, उनका उचित वितरण हो। तो सरकार ने जो है किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की है, उसकी संख्या पूछी गई है, तो उसकी संख्या आपकी कौन सी है? 10,000। तो पूरे भारत में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं जो किसानों की चीज़ों को जो है किसानों की चीज़ों को सेल करते हैं, वितरण करते हैं, और ये जिससे इन किसानों को फ़ायदा मिलता है। तो ये था आज की मिशन लर्न सीरीज का 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।